हेलो बच्चों, मैं हूं दिवाकर सर, बायोलॉजी मेंटोर फ्रॉम स्कूल ऑफ बायोलॉजी। ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस चैप्टर के लेक्चर 2 में आज का जो डिस्कशन का टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। ये लेक्चर 2 है। इस टॉपिक में या कह लो सब टॉपिक में जो समझने वाली बातें होंगी, जो की पॉइंट्स होंगे समझने वाले, एक तो ये कि प्रेशर ग्रेडियंट क्या होता है, दूसरा इंट्रापल्मोनरी प्रेशर क्या होता है, कौन कौन से मसल्स असिस्ट करते हैं रेस्पिरेशन के प्रोसेस में, ब्रीदिंग के प्रोसेस में, और उन मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का क्या इफेक्ट होता है। फिर एक और टर्म है एनसीईआरटी में कि एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होता है और डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस क्या होता है। फिर फाइनली हम करेंगे कि व्हाट इज द रेट ऑफ ब्रीदिंग। ये हमने आपको समरी कही कि क्या क्या हमें समझना है इस टॉपिक में एनसीईआरटी के हिसाब से। तो चलो देर ना करते हुए सीधे हम उस टॉपिक पर चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चैप्टर पर। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग चैप्टर आपके सामने एनसीईआरटी खुला हुआ है, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग आप देख सकते हैं। तो बच्चों, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में सबसे पहले हम समझेंगे कि ब्रीदिंग के दो मेन स्टेप्स क्या होते हैं। एक होता है इंस्पिरेशन और एक होता है एक्सपिरेशन। तो इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन में क्या फर्क है? इंस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेलेशन। O2 को जब हम इनहेल करते हैं, इस प्रोसेस को इंस्पिरेशन कहते हैं। CO2 को जब हम एक्सहेल करते हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्सपिरेशन कहते हैं। ये जो मूवमेंट होता है गैसेस का, O2 और CO2 का, इनटू लंग एंड आउट ऑफ द लंग, ये एक प्रेशर ग्रेडियंट के कारण होता है। ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ना बेटा, वो डिफ्यूजन एक्चुअली, और डिफ्यूजन हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होगा। यदि बाहर का प्रेशर ज़्यादा है, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहे हैं हम, यदि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है लंग्स के प्रेशर से, तो हम एयर इन करेंगे, और जब लंग्स का प्रेशर ज़्यादा है, एल्वियोलर प्रेशर ज़्यादा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो हम एक्सहेल करेंगे। इसी को हम प्रेशर ग्रेडियंट कहते हैं। मतलब हाई प्रेशर ग्रेडियंट से लो प्रेशर ग्रेडियंट की तरफ एयर का मूवमेंट होगा। अब एक टर्म समझो, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। इंट्रा का मतलब क्या होता है? विदिन। विदिन व्हाट? पल्मोनरी मतलब लंग्स। सपोज ये लंग है, ऐसे बता रहे हैं ये लंग है, तो लंग के अंदर के प्रेशर को, इसके अंदर जो एयर प्रेशर है, इसके अंदर जो एयर प्रेशर है, इसी को हम क्या बोलते हैं? इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर। जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा, किससे कम होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। ये सपोज बाहर जो एरो हमने बनाया है, ऊपर की तरफ एरो दिया है, ये इंडिकेट कर रहा है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है, ये इंडिकेट कर रहा है कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है। तो जब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम होगा तो एयर इन करेंगे हम, इनहेलेशन हो, मतलब लंग्स के अंदर नेगेटिव प्रेशर, इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम है, किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, तो उस समय इनहेलेशन हो। और उल्टा कर दो कि अब लंग्स के अंदर जो है प्रेशर वो ज़्यादा है, मतलब इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है? कम है, तो एक्सहेलेशन होगा। तो इन इस शब्दों में, इन शब्दों में हम कह सकते हैं कि इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब कम होगा, मतलब लंग्स के अंदर जब प्रेशर कम होगा, तो एयर हम इनहेल करेंगे, और इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर जब ज़्यादा होगा तो एयर हम एक्सहेल करेंगे। तो दोनों टर्म हमने समझ लिया, प्रेशर ग्रेडियंट के टर्म में भी समझा, और दूसरा हमने इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर के टर्म में भी समझा। अब समझो कि अ, ये जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, जो इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर है, वो घटता बढ़ता कैसे? किन कंडीशंस में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है और किन कंडीशन में इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर ज़्यादा हो जाता है? तो ऐसा करने के लिए कुछ मसल्स होती हैं। उनमें से एक मसल डायफ्राम है, जो मेजर रोल रेस्पिरेशन में प्ले करता है। ये बात ध्यान में रखना। यदि तुम्हें पूछा जाए कि रेस्पिरेशन में कौन से मसल का रोल मेजर है,
तो हम कहेंगे डायफ्राम का। अराउंड 85% रोल ड्यूरिंग द ब्रीदिंग प्रोसेस, वो कौन रोल प्ले करता है? डायफ्राम रोल प्ले करता है। उसके बाद दो और भी मसल्स हैं, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। इनका रोल भी है लेकिन माइनर। तो मेन रोल इज प्लेड बाय डायफ्राम एंड दूसरा जो थोड़े बहुत रोल जो प्ले करते हैं, ये दो तरह की मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स। पहले इन मसल्स का लोकेशन समझो कि डायफ्राम कहाँ पर प्रेजेंट होता है। सपोज ये डायफ्राम है, डायफ्राम का जो नॉर्मल शेप होता है ना, ये डोम लाइक मसल्स इस तरह से, ठीक है, ये डायफ्राम है। तो डायफ्राम एक डोम लाइक मसल्स है, इन मसल्स को फ्रेनिक मसल्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इसका जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, डायफ्राम का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो ये डोम शेप जो है ना लगभग फ्लैट हो जाता है। सपोज इसके ऊपर ये थोरेक्स था हमारा, है ना, ये थोरेक्स था। तो थोरेक्स पहले इतना बड़ा था, थोरेक्स इतना बड़ा था, जब डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो इतना बड़ा हो गया। तो ये जो लंबाई बढ़ी थोरेक्स थोरेक्स की, इसी को हम कहते हैं इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि डायफ्राम का जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस क्या होगा? इंक्रीज होगा। जब डायफ्राम का कॉन्ट्रैक्शन होगा तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस इंक्रीज होगा। एक बात ये रखना है। अब जो दूसरा मसल है, जो जिन मसल्स की बात अभी हम कर रहे थे, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल इस तरह से समझो कि अभी हमने पिछले लेक्चर में किया था कि वेंट्रल साइड में हमारा स्टर्नम होता है, नहीं? और डॉर्सल साइड में क्या होता है बेटा? वर्टिब्रल कॉलम। और इन दो बोनी स्ट्रक्चर को कौन कनेक्ट करता है? रिब्स कनेक्ट करता है, ठीक है। ये जो दो तरह की मसल्स हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल, इन्हीं रिब्स के बीच में होता है, इन्हीं रिब्स के बीच में होता है। एक ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है और एक नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। ध्यान से समझना, एक्सटर्नल और इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या होती है। इसका लोकेशन तो तुम समझ रहे हो कि ये रिब्स के बीच में होती है, नहीं? ये लिखा हुआ भी है कि ये मसल्स किसके बीच में? बिटवीन रिब्स। अब मैं बना के दिखा रहा हूँ कि ये रिब्स हैं और रिब्स के बीच में ये दो तरह की मसल्स हैं। एक मसल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एक मसल ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो जो मसल नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, इसमें जब कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें इस वाले मसल में जब कॉन्ट्रैक्शन होगा तो रिब्स जो है ना वो एलिवेट हो जाएगी। जो रिब्स को एलिवेट करता है ना, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल उसको बोलते हैं। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल किसको बोलते हैं? जो रिब्स को क्या करेगा? एलिवेट करेगा, जो रिब्स को एलिवेट करेगा। जब इस मसल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, इस वाले का, इसको इंटरनल इंटरकोस्टल मसल कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि ये मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो रिब्स को अंदर की तरफ लाएगा, ठीक है। तो ये जो मसल्स हैं, ये दो मसल्स, सपोज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो रिब्स एलिवेट हो जाएगा। रिब्स एलिवेट हो जाएगा तो हमारे जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है ना, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस, डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ जाएगा। और ये जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या होगा? कम हो जाएगा। ये जो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस है, डॉर्सल हमारा बैक साइड है, वेंट्रल हमारा, वेंट्रल हमारा जो है वो चेस्ट के साइड है। चेस्ट का साइड जो है वेंट्रल है और जो बैक साइड है वो डॉर्सल है। तो रिब्स में जब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में या इंटरनल इंटरकोस्टल मसल में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो चेस्ट का डायमीटर घटता बढ़ता है। तो चेस्ट दो तरीके से घट बढ़ रहा है। एक तो देखो कि डायफ्राम, इस डायग्राम में तुम देखो, इस डायग्राम में, जो बुक में आपके डायग्राम बना, ये जो लंबाई बढ़ रही है ना, ये डायफ्राम नीचे की तरफ आ रहा है। डायफ्राम जब नीचे की तरफ आएगा तो देखो लंबाई बढ़ रही है। इसको कहते हैं इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस। तो डायफ्राम के कॉन्ट्रैक्शन से थोरेक्स की लंबाई बढ़ती है, थोरेक्स की लंबाई बढ़ती है।
और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल के कॉन्ट्रैक्शन से थोरैक्स की चौड़ाई बढ़ती है, थोरैक्स की चौड़ाई बढ़ती है। तो चौड़ाई बढ़ना मतलब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ रहा है ना, ये डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस बढ़ रहा है। तो जब हम इंस्पिरेशन करेंगे, अब समझना बात को, कैसे इंस्पिरेशन के समय क्या होगा। इंस्पिरेशन के समय दो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेगा। कौन कौन सी? एक तो डायफ्राम और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देख लो रिब्स एंड स्टर्नम रेज्ड, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो चौड़ाई बढ़ जाएगी, लंग चेस्ट की चौड़ाई बढ़ जाएगी और इससे चेस्ट की लंबाई बढ़ जाएगी इस कॉन्ट्रैक्शन से। इसको कहते हैं इंक्रीज इन एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस, इसको कहते हैं इंक्रीज इन डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस। ये बढ़ गया। जब बढ़ा, ये चेस्ट का डायमीटर बढ़ा, चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ा, तो लंग्स का भी तो वॉल्यूम बढ़ेगा। समझ रहे हो? लंग्स का वॉल्यूम क्यों बढ़ेगा? क्योंकि चेस्ट जब बढ़ा तो लंग्स को फैलने का मौका मिलेगा, और लंग्स का वॉल्यूम जब बढ़ेगा तो लंग्स के अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा। किससे प्रेशर कम हो जाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो देखो एयर अंदर आ रहा है, तो एयर जो अंदर आ रहा है, इसको दो कॉन्टेक्स्ट में हम समझ सकते हैं। एक तो हम इस कॉन्टेक्स्ट में कि एयर का जो मूवमेंट है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाई है और लंग्स के अंदर का जो प्रेशर है कम है। लंग्स के अंदर का प्रेशर कम क्यों है? क्योंकि वॉल्यूम बढ़ने पर प्रेशर क्या होता है? कम हो जाता है। ठीक है। और दूसरे शब्दों में यदि जानना हो तो हम कहेंगे कि एयर इनहेल तब हम करते हैं जब लंग्स के अंदर इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम हो जाता है। इंट्रा पल्मोनरी प्रेशर कम कैसे बढ़ा, कैसे हुआ? लंग्स का डायमीटर इंक्रीज होने से। लंग्स का डायमीटर क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि चेस्ट का डायमीटर इंक्रीज हुआ। ये ध्यान में रखना कि चेस्ट का वॉल्यूम बढ़ेगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी बढ़ेगा, लेकिन लंग्स का वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर तो कम हो जाएगा ना। तो प्रेशर कम हो जाएगा तो एयर इन करेंगे, इनहेल करेंगे। तो ये डायग्राम जो है इंस्पिरेशन को दिखा रहा है। अब एक्सपिरेशन में देखो, एक्सपिरेशन अपोजिट इवेंट होता है। नॉर्मल जब हम एक्सपिरेशन करते हैं, नॉर्मल नॉर्मल एक्सपिरेशन करते वक्त, नॉर्मल एक्सपिरेशन बिल्कुल पैसिव प्रोसेस है। पैसिव प्रोसेस का मतलब इसमें कोई मसल कॉन्ट्रैक्ट नहीं करता, मसल सिर्फ रिलैक्स करता है। तो जो मसल उधर कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, यहाँ पर क्या होगा? रिलैक्स करेगा, सारे मसल्स रिलैक्स करेंगे। तो डायफ्राम जब रिलैक्स करेगा बच्चों, तो डायफ्राम देखो ऊपर की तरफ जा चला गया रिलैक्स होकर के, क्योंकि रिलैक्सेशन के समय डायफ्राम का जो शेप है फिर से डोम लाइक हो जाएगा, तो ऊपर की तरफ जा रहा है डायफ्राम। तो एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस जो बढ़ गया था इंस्पिरेशन के समय, वो अब कम हो जाएगा। ठीक है। और जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल जिसने डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस को बढ़ाया था, वो रिलैक्स करेगा तो फिर अपने ओरिजिनल पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये जो चौड़ाई ओरिजिनल पर आ जाएगी, मतलब डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस क्या होगा? कम हो जाएगा। तो डॉर्सो वेंट्रल एक्सिस भी कम हो गया, एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस भी कम हो गया, तो चेस्ट का जो डायमीटर है वो तो कम हो जाएगा ना, चेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा। चेस्ट का वॉल्यूम कम हो जाएगा तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। लेकिन लंग्स का जब वॉल्यूम कम होगा तो इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। वॉल्यूम और प्रेशर में इन्वर्स रिलेशन है। तो ये वॉल्यूम क्या होगा? यहाँ का वॉल्यूम कम होगा होने से प्रेशर क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो इस कंडीशन में एल्वियोलर प्रेशर बढ़ जाता है, और एल्वियोलर प्रेशर जब बढ़ता है, किससे बढ़ता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से बढ़ता है तो एयर को हम क्या करते हैं? एक्सहेल कर देते हैं, एयर अब बाहर की तरफ आ जाए। तो मोटा मोटा जो तुम्हें याद रखना है कि चेस्ट का जो डायमीटर है, जब हम इनहेल करते हैं एयर को, तो चेस्ट का डायमीटर बढ़ता है दो तरीके से। डॉर्सोवेंट्रल एक्सिस को बढ़ाने वाला जो मसल है वो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है, और एंटीरो पोस्टीरियर एक्सिस को बढ़ाने वाला जो मसल है वो डायफ्राम है। और इसका अपोजिट इवेंट, ये दोनों ही मसल नॉर्मल एक्सपीरेशन के समय क्या होते हैं? रिलैक्स होते हैं। तो रिलैक्स होने के कारण चेस्ट का डायमीटर कम हो गया, मतलब चेस्ट का वॉल्यूम कम हो गया। तो चेस्ट का वॉल्यूम कम हुआ तो लंग्स का वॉल्यूम भी कम हो गया। लेकिन लंग्स का वॉल्यूम कम हुआ तो लंग्स के अंदर का प्रेशर बढ़ गया। प्रेशर बढ़ गया किससे? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। तो ये अब बाहर की तरफ जाएगा, है ना, यहाँ से ये बाहर की तरफ जाना शुरू। तो दिस इज व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग
एक्सपीरेशन। लेकिन एक और चीज़ एनसीईआरटी में लिखा है, वो ये लिखा है कि यदि आप अ, कुछ मसल्स को यूज़ करते हैं, जैसे इंटेंस, यहाँ पर इस वाले सेक्शन में आप देखो, we have the ability to increase the strength of inspiration and expiration with the help of additional muscles of abdomen. We have ability to increase the strength of inspiration. आप इसे इंस्पिरेशन आप दो तरीके से कर सकते हैं, एक नॉर्मल जो हम नॉर्मली करते रहते हैं, लेकिन जब इंटेंस इंस्पिरेशन करेंगे, फोर्सफुली करेंगे, खूब खूब गहरी सांस लेके करेंगे, तो उसको हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन कहेंगे, या फोर्सफुली एक्सपिरेशन भी तो कह सकते हो। तो फोर्सफुल इंस्पिरेशन हो या फोर्सफुल एक्सपिरेशन हो, इसमें लिखा है कि एडिशनल मसल्स जो है एब्डोमेन का, क्योंकि आप फोर्सफुली इंस्पायर करके देखिए या फोर्सफुली एक्सहेल करके देखिए, उसमें एब्डोमेन के मसल्स भी आप देखेंगे कि उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है। और जो एक मसल का हमने अभी जिक्र किया था, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, इंटरनल इंटरकोस्टल मसल नॉर्मल ब्रीदिंग में हेल्प नहीं करता। इंटरनल इंटरकोस्टल मसल का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, वो सिर्फ और सिर्फ फोर्सफुल एक्सहेलेशन के समय। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि कौन कौन से मसल्स क्या रोल प्ले कर रहे हैं किस एक्टिविटीज़ में। और फाइनली हमें ये देखना है कि व्हाट इज़ द नॉर्मल रेट ऑफ ब्रीदिंग। जो नॉर्मल ब्रीदिंग है हेल्दी पर्सन 12 से लेके 16 12 टू 16 टाइम्स पर मिनट। नॉर्मल तो 12 ही होता है, नॉर्मल 12 होता है। 16 जो इन्होंने रेंज दे रखा है वो इंटेंसिटी के हिसाब से, कि आप रनिंग कर रहे हैं तो आपका ब्रीदिंग का रेट क्या होगा उस समय बढ़ जाएगा, क्योंकि नॉर्मली एक ब्रीदिंग साइकिल 5 सेकेंड की होती है। तो इस हिसाब से 1 मिनट में हम 12 ब्रीदिंग कर सकते हैं। तो 16 कब करेंगे? जब हम अ, जब हमारा ब्रीदिंग का रेट बढ़ जाता है। ब्रीदिंग का रेट कब बढ़ता है? जब आप स्टर्नस एक्टिविटी कर रहे हो, आप रनिंग करना शुरू करोगे तो ब्रीदिंग रेट वही बढ़ेगा क्या? वही रहेगा क्या? नहीं रहेगा, बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि उसमें एक ब्रीदिंग साइकिल का जो टाइम है 5 सेकेंड से कम हो जाता है। एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में जिक्र है, स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर, इसको रेस्पायरोमीटर भी कहते हैं। रेस्पायरोमीटर के जरिए हम डिफरेंट लंग्स वॉल्यूम को हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि लंग्स का वॉल्यूम कितने मिनट में एक बार में हम कितना एयर इनहेल करते हैं, एक्सहेल करते हैं। बहुत तरह की रेस्पिरेटरी वॉल्यूम जो अगले लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं। और उसके घटने बढ़ने से जो नॉर्मल रेंज है, वो क्लिनिकल असेसमेंट हम कर सकते हैं उससे। क्लिनिकल असेसमेंट का मतलब है कि जितना होना चाहिए वो पल्मोनरी वॉल्यूम, उससे ज़्यादा या कम है, तो क्लिनिकली हम उसको डायग्नोज कर सकते हैं कि क्या समवन इज सफरिंग फ्रॉम काइंड ऑफ डिसऑर्डर और नॉट। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम पल्मोनरी वॉल्यूम्स को कवर करेंगे, जो डिफरेंट काइंड ऑफ पल्मोनरी वॉल्यूम है। थैंक यू।